वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं वही आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th क्लास लास्ट चैप्टर। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बढ़ जाते और सक्सेना सर की बुक के एक्सरसाइज के सवाल। ठीक है। अच्छा, उससे पहले आपने जो इनडायरेक्ट मेथड देखे होगे अपने बुक्स में फॉर्मेट दिया बहुत लंबा चौड़ा सा, उसमें एक वर्ड आता है उसका आप शॉर्ट समझिए कि वो क्यों ऐड हो रहे हैं या क्यों माइनस हो रहे हैं। पहले तो ये जो आइटम को हम माइनस करते हैं उसको ऐसा ब्रैकेट में शो करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें, जो माइनस का आइटम है वो ऐसा ब्रैकेट में शो करना है। और एक वर्ड आएगा डिक्रीज इन करेंट असेट्स, या फिर आप उसको इन शॉर्ट ऐसा याद रखें कि प्लस हम करेंगे DCA यानी डिक्रीज इन करेंट असेट्स और इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, मतलब असेट्स जो है वो कम हो रही है और करंट असेट्स जो कम हो रही है और करंट लायबिलिटीज जो बढ़ रही है वो हम प्लस करेंगे। क्यों और कैसे उसे आप पहले समझ लें। देखिए, करंट असेट्स आपकी कम हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखिए डेप्रिसिएशन जो लगता है एक रीज़न होता है, तो डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग कैलकुलेशन करते हैं, नॉन कैश आइटम में हम प्लस कर लेते हैं। लेकिन करंट असेट्स यदि कम हो रही है तो दूसरा कारण उसका ये होगा ना कि हम उस एसेट्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, या तो डेप्रिसिएशन लग रहा होगा या ऑब्सोल्यूट होगी, तो वो तो एक अलग मैटर है, उसको वो तो गई एसेट्स आपके नॉन कैश आइटम के नाम से हमने प्लस किया डेप्रिसिएशन इस आइटम को। लेकिन सेकंड रीज़न क्या होगा कि करंट असेट्स हमारी कम हो रही है। कम हो रही है मतलब हम उसको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बेचने से पैसे आते हैं, इसलिए हम उसको प्लस करेंगे। हारा सुन। सेकंड ये इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं, तो इसमें भी पैसे आ रहे हैं। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पे यदि आपको 11 बजे बैंक से लोन 5 लाख रुपए लेके आए तो क्या शाम को आप 5:30 बजे वापस करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यदि शॉर्ट टर्म लोन भी होगा तो कम से कम 1 साल तक वो आपके पास में रहेगा। ठीक है, तो ये पैसे आए, लायबिलिटी बढ़ रही है, 1 साल के बाद आपको रीपेमेंट करना है या इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, लेकिन लायबिलिटी तो बढ़ी लेकिन इससे पैसे आए ना आपके पास में, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ को ऐड करेंगे। ये फॉर्मेट में आप देखेंगे मिलेंगे आइटम आपको। और इसी का बस इसका उल्टा कर लीजिए, तो माइनस क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट असेट्स है तो इंक्रीज, इसका उल्टा कर लीजिए आपका इंक्रीज इन करंट असेट्स। ठीक है, मतलब करंट एसेट्स में वृद्धि, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ है तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, इसमें पैसे जाएंगे। करंट असेट्स जो है वो आपकी बढ़ रही है, करंट असेट्स बढ़ रही है, इसका मतलब आप परचेज कर रहे हैं, मतलब पैसे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। क्लियर? फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? वही लोन जो आपने 5 लाख रुपए का लिया था 1 साल के बाद में आप वापस कर रहे हैं, वापस करने पे पैसे जा रहे हैं, तो जाएंगे तो माइनस करेंगे। आरसन में तो ऐसा ये फार्मूला, ये फंडा आप ज़रूर याद रखें कि DCA और ICL इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है, और इसका जस्ट जो अपोजिट है उसे आपको माइनस करना है। ठीक है, चल अब आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स बढ़ जाता है सर सक्सेना सर की बुक का। एक्सरसाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर 2016 एंड 17। ए लिमिटेड के वर्ष 2016 और 17 की बैलेंस शीट दी गई है। तो बैलेंस शीट अच्छी खासी बड़ी है, ये आप बुक से देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखें कि करना क्या है, तो लास्ट में लिखा कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, यानी संचालन रोकड़ प्रवाह, संचालन क्रिया से रोकड़ प्रवाह ज्ञात कीजिए। और कुछ नहीं दिया है आपको,
तो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना, या कैश वाले कैश आपके पास में ज़्यादा नहीं है कि कैश परचेस, कैश सेल्स, या वेजेस का पेमेंट, या एक्सपेंसेस का पेमेंट, या इनकम का रिसीट, तब हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। अदरवाइज आपको इनडायरेक्ट मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड एप्लीकेबल होगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन में आप देखिए 2016 का प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए का है, और 2017 का 2 लाख रुपए है। तो ये 1 लाख से 2 लाख रुपए हुई, तो प्रॉफिट बढ़ा ना। चलिए, तो यहाँ पे आप ऊपर लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लीजिए इनडायरेक्ट मेथड, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप पूरी कहानी जमाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट ये आप जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला है आपका प्रॉफिट, तो यहाँ आप लिख लें, या तो आप डायरेक्ट लिख लें नेट प्रॉफिट, या फिर आप लिख सकते हैं बैलेंस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख दें, ठीक, ब्रैकेट में क्या लिख दें, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कैसे आया है, या अलग से कैलकुलेशन करके लिख दें, या चाहे तो यहाँ पर इस तरह से शो कर दीजिए। तो ये प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया आपने, तो ये बढ़ रहा है, 2 लाख में से 1 लाख घटाया, 1 लाख से 2 लाख हुआ, तो बढ़ रहा है, तो हम प्रॉफिट है, अदरवाइज लॉस होता है। फिर एज पर फॉर्मेट हम क्या ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आप देख लीजिए, 2 एसेट्स हैं आपके पास में, बिल्डिंग है और मशीन है। मशीन पहले 3 लाख रुपए की थी, अब 240 की बच रही है, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि इसको सेल किया या राइट ऑफ, जिस तरह से भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डेप्रिसिएशन ही है। तो डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, प्लस, तो हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग को शॉर्ट में BLDG लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में सिर्फ बी बस नहीं लिखना आपको। तो ये डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना आ गया, 3 लाख से 240, तो ये आ गया 60,000 रुपये। तो यहाँ पर और भी आपके आइटम्स हैं, वैसे डायरेक्ट इसको आप यहाँ लिख लीजिए, या फिर ऐसा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 आइटम हैं डेप्रिसिएशन के, एक मशीन भी है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितने की थी, मशीन थी 60 की, अब बच रही है 50 की, 10,000 का डेप्रिसिएशन है। चलिए, दोनों डेप्रिसिएशन को आप ऐड कर दीजिए, तो 70,000 रुपये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में और क्या है, नेक्स्ट है आपका वही DC और ICL किया है। देखिए, यहाँ पर प्लस करेंगे आप, आपके जो बैलेंस शीट में देखिए आप, डेप्टर्स हैं 30 से कितने हो रहे हैं, 30,000 से 28,000 के देनदार हो रहे हैं, 2,000 रुपये से देनदार कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि उन्होंने हमें पेमेंट कर दिया, तभी तो देनदार कम हुए। भाई पहले 30,000 के थे, अब 28 के बच रहे हैं, बैड डेट्स नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है, तो मतलब उन्होंने पैसे दिए हैं, तो वही DCA। तो डिक्रीज इन करेंट असेट्स, तो हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन डेप्टर्स, वो कितना है, 2,000, ठीक है। DCA इतना ही है। फिर आप देख पा रहे हैं ICL नहीं है, स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक आप देखिए ज़रा, ये आपका स्टॉक जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, 55 से 76 हो रहा है, ठीक, मतलब 55,000 से 76,000 हो गया, स्टॉक बढ़ गया मतलब आपने ख़रीदा है माल जो स्टॉक के फॉर्म में, अब और माल ख़रीदा तो पैसे गए हैं, तो माइनस करेंगे, तो माइनस कर दीजिए
इंक्रीज इन स्टॉक कितने का है, और क्या आपका हो रहा है, पहले ये भी समझ लो। यदि इकट्ठा लिखना हो तो लाइबिलिटीज़ देखिए, लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स आपके जो हैं वो कम हो रहे हैं, बिल्स पेबल भी कम हो रहे हैं, ठीक है, 10,000 से और ये 1,000 से, ठीक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़ भी हो रही, मतलब पैसे जा रहे हैं, तो ये भी लगे हाथ में, एक ही साथ लिख लें क्योंकि सब माइनस के आइटम है। तो डिक्रीज इन क्रेडिट, ये स्टॉक कितने से, 21,000 से, तो ये आ गया 21,000। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका डिक्रीज इन बिल्स पेबल, डिक्रीज इन बिल्स पेबल एक आइटम ये है, और डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है। बिल्स पेबल 1,000 से, ये 1,000 से, और क्रेडिटर्स आपके 10,000 रुपये से, ठीक है। 5 से 4 और 40 से 30, ठीक। तो ये आ गया 10, ये चूँकि एक ही तरह का आइटम थे इसलिए डब्बे के अंदर लिख लिया। ये हो गया 30, 21, 22, 32, तो 32,000 के ये क्लियर है। और कुछ बस आप चलिए डब्बा बंद करें और आंसर देखें आपका, तो ये आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। क्या आ जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, तो प्लस माइनस कीजिए तो ये आ गया 72, 1,71,000, 1,72 में से आप 2 अलग करें तो 1,70 और 30 अलग करें तो 1,40, ठीक है, 1,40। तो यह आ गया 1,40,000 का आपका आंसर, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन ये आपका बढ़ जाते हैं सर की बुक का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, आ रहा समझ में, ठीक है, बनेगा। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, अभी आप इसको ध्यान में रखें, फॉर्मेट को याद करें, बार बार पढ़ें, फिर आपके एक्सरसाइज के और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, ठीक, चलिए, थैंक यू।